आवश्यकता होती है तो हम उसे खोजते हैं। यही इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स यह हम लोगों को अर्थव्यवस्था जो है सो अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए या जीवन यापन के लिए अपनाई जाने वाली जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब हमने अर्थव्यवस्था का प्रकार आप लोगों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में हमने आप लोगों को पढ़ाया होगा और आप लोग समझते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। हमने आप लोगों को प्राथमिक क्षेत्र में पढ़ाए थे कि प्राथमिक क्षेत्र जो इकोनॉमिक का होता है वह प्राथमिक क्षेत्र में मनुष्य जो है सो जीवन यापन के लिए जो अपनी अनिवार्य वस्तुएं होती है, तो प्राथमिक क्षेत्र जिसमें फसलें, मांस, मछलियां, वनोत्पादन, खनन आदि या जो प्राकृतिक जो उत्पादों का जो हम लोग उत्पादन करते हैं, यह प्राथमिक क्षेत्र को कृषि भी कहा जाता है। कृषि संबंधित हम लोग जो भी कोई काम करते हैं, जैसे मछली पालन भी, यह भी कृषि के अंतर्गत आता है। हम लोग खनन करते हैं या प्राकृतिक उत्पादों का उत्पादन करते हैं, तो प्राथमिक, यह सभी प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है, अर्थात इसको कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र के उत्पादकों के मुख्य घटक कृषि कार्यों में जो संलग्न रहता है और प्राथमिक क्षेत्र उद्योगों के लिए भी कच्चे माल का व्यवस्था करता है। और द्वितीय क्षेत्र जो होता है, इस क्षेत्र में हम लोग इस क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति आदि महत्वपूर्ण ये चीज है। इस क्षेत्र में आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, यह द्वितीय क्षेत्र में आता है और द्वितीय क्षेत्र के विकसित रहने से ही प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र में आशातीत विकास होता है। अब हम लोग तृतीय क्षेत्र में, तो तृतीय क्षेत्र में हम लोग, आप लोगों को पता होगा कि हमने पढ़ाए थे कि परिवहन हुआ, जिससे हम लोग यातायात का साधन करते हैं। यह यातायात का साधन स्थल मार्ग से भी हो सकता है, वायु मार्ग से भी होता है और जल मार्ग से भी होता है। जैसे कि हम लोग संचार का व्यवस्था कहते हैं, तो संचार व्यवस्था से मेरा मतलब है कि जिसके द्वारा आपको किसी भी प्रकार का, वह राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, राजकीय हो या ग्रामीण क्षेत्र का हो, इन सभी क्षेत्रों का जो हमें समाचार मिलता है, हम समाचार से अपने आप को कनेक्टिविटी करते हैं, इसको संचार कहते हैं। यह संचार का माध्यम रेडियो भी है, संचार का माध्यम टीवी है, संचार का माध्यम आज के युग में सबसे जो त्वरित संसाधन हो गया है, या आपके पास मोबाइल है। ऐसे आप लोग पत्र पत्रिका भी संचार के माध्यम में आते हैं। जिस पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हम लोग पत्र का आदान प्रदान करते हैं, यह भी संचार के अंतर्गत आता है। भंडारण, व्यापार, बैंकिंग सेक्टर, बीमा सेक्टर, सार्वजनिक जो प्रशासन है तथा अन्य सेवाओं के जो सम्मिलित रूप, इसको हम लोग तृतीय क्षेत्र में लाते हैं। इसको हमने आज इसलिए पढ़ाया कि आप लोग मार्च के बाद पहली बार हम लोग प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो आप लोगों को हम लोग पढ़ाने का यह छोटा सा प्रयास किए हैं, इसमें आप लोग घर पर रह करके स्वाध्याय करेंगे। अब हम लोग आपका जो दूसरा चैप्टर, यह है आपके दूसरे चैप्टर का जो परिचय है, वह है राज्य एवं राष्ट्र की आय। जैसे आप लोग पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया होगा कि आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, ये सब हमने पढ़ाया और दोहराया भी। आप एक बार फिर से समझ लीजिए। जब
देश की कुल आय में जब देश की कुल जनसंख्या से भागा दिया जाता है और भागफल के रूप में जो प्राप्त होता है वह किसी भी देश का या किसी भी देश के प्रति व्यक्ति आय होता है। ये सब चीज हमने पढ़ लिया था। तो आज राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना गया है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों का भिन्न भिन्न मत है। ऐसे में हम जब कभी अपना किसी प्रकार का रुपये पैसे कमाने के लिए अर्थात जो भी कार्य करते हैं, इस क्रिया को आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। जैसा कि हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं और बिहार राज्य देश का एक पिछड़ा हुआ राज्य है। एक अगर उड़ीसा को छोड़ दिया जाए तो भारत के सर्वोत्तम, सबसे जो उत्तम, मेरा कहने का तात्पर्य, यह उत्तम कहना इतना सार्थक नहीं है, लेकिन अगर इसको सर्वोत्तम के बदला ऐसे कहें कि सबसे निर्धनतम राज्यों में, अपने देश के सबसे निर्धनतम राज्यों में अगर कोई राज्य होगा तो वह बिहार होगा। हमारे निर्धनता के कई कारण भी हैं। यहाँ का भौगोलिक वातावरण है, यहाँ की जलवायु है, कई कारण हैं। लेकिन आप 1991-92 अर्थात 1990-91-92 के दरमियान बिहार की जो भी सरकारें थी, ये सरकार के द्वारा एक नई नीति को लाया गया जिसको नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। और पिछले कई दशकों में हमने बिहार को नजदीक से देखा है कि हमारे राज्य के छात्र जो हैं यही का पैसा लेकर दूसरे राज्यों में अपनी उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं। वहां का इकोनॉमिक ग्रोथ करता है और हमारा बिहार का इकोनॉमिक डाउनफॉल हो जाता है। हमारे ही राज्य के श्रमिक दूसरे राज्य में जाते हैं, उसका ग्रोथ रेट अधिक हो जाता है और हमारे राज्य का ग्रोथ रेट कम हो जाता है। ऐसे कई प्रकार की समस्याओं के बावजूद जो हमारे राज्यों का जो कुछ प्रतिकूल प्रभाव जो होता है, इस प्रतिकूल प्रभाव के कारण भी, खास करके राज्य का प्रतिकूल जो सामाजिक वातावरण है, यह सामाजिक वातावरण भी असंतोषजनक है और कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था भी है। आप अपने पाठ्य पुस्तक में इसको गंभीरतापूर्ण पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, कई समस्याएं हैं। इस पर चर्चा हम लोग बहुत किए, बहुत करते हैं। ऐसा नहीं कि बिहार विकास नहीं किया है, अब बिहार विकास की दहलीज पर है। धीरे धीरे इसका भी आर्थिक विकास हुआ है, सामाजिक विकास हुआ है, शैक्षणिक विकास हुआ है और होना चाहिए। और ऐसे में हम लोग बिहार की जनता, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के किसान, यहाँ के सरकारी कर्मचारी, राजनीतिज्ञ आदि अपनी छवि की समस्या से पीड़ित है। यह भी बिहार के आय का कम होने का घोतक है। यह आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है। आप इसमें सुधार लाना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अधिकांश लोग कहेंगे कि देखिए सर, आज के युग में कोई काम घूस के कारण नहीं होता।
यह कहना उन नागरिकों के लिए भी एक अपमान का कारण है, क्योंकि मनुष्य या नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्य को नहीं समझता है, तभी तो उसको घूस देना पड़ता है। सवाल उठता है कि घूस क्या है, घूसखोरी क्या है? अर्थात जब आपको जायज कामों के लिए जो नाजायज पैसा लगता है, आपका काम चाहे वह किसी सरकारी दफ्तर का हो, किसी भी वह सरकारी या प्राइवेट सेक्टर का हो, आपका काम करना उन कर्मचारियों का नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन आपसे फिर भी वह पैसा लेते हैं। इसको हम लोग घूसखोरी करते हैं। यह आखिर होता क्यों है? बिहार निर्धन क्यों है? निर्धनता के कई कारण हैं। इसलिए आप अपने अधिकार और कर्तव्य को भी समझें। अगर किसी वस्तु पर आपका अधिकार है तो उसको सुरक्षित रखने का भी आपका ही कर्तव्य है, तभी आपका किसी भी प्रकार का, आप बहुत धन कमाते हैं, आपको उस धन पर आपका अधिकार है, लेकिन इस अधिकार को सुरक्षित करना, संचित करना भी आपका कर्तव्य है। अगर आप लापरवाह हो जाएंगे तो यह लूटने से, बटने से कोई रोक नहीं सकता है, फिर आपका ग्रोथ रेट कम हो जाता है। अब हम लोग भारत के उस राज्य में रहते हैं जिस राज्य का नाम बिहार है, और बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जिस राज्य का सबसे बड़ा अगर कोई पूंजी है तो वह श्रमिक है, और यही श्रमिक हमारे देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय देश में भी अपना डंका बजा करके हमारे देश और अंतर्राष्ट्रीय देशों का विकास किया है। ऐसे में मेरे पिछड़ेपन के कई कारण हैं। हमारा घरेलू उत्पाद भी है। यह घरेलू उत्पाद जीडीपी है, तो जीडीपी भी होता है। राज्य का अपना होता है एसडीपी, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि किसी भी राज्य में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के बराबर होता है। इस राज्य घरेलू उत्पाद में राज्य के विभिन्न सेवाओं के द्वारा कुछ जो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो सम्मिलित रहता है, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि होने से राज्य की आय में भी वृद्धि होती है। अगर यह आय निरंतर ग्रोथ करे तो वह राज्य बहुत जल्दी इसका विकास होता है। बिहार के घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का सबसे न्यून योगदान है। यह हमारे गरीबी का कारण भी है। वर्तमान में बिहार राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीयक अथवा सेवा क्षेत्र का अंश दान सर्वाधिक है, जिससे संचार सेवाएं, बैंकिंग सेक्टर हो, व्यापार का सेक्टर हो, चाहे वह होटल, यह सभी सेक्टरों में इसका अहम योगदान होता है। अब हम लोग राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन हम लोग दो आधार पर किया जा सकता है। एक सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसको ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जीएसडीपी, तथा एक होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो किसी भी राज्य की वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, इसमें प्राथमिक जो क्षेत्र हमारा है, जिसमें हमने बताया आपको कि कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, मत्स्य पालन हुआ एवं खनन हुआ, ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीय क्षेत्र में हमने आपको बताया कि विनिर्माण होता है, निर्माण होता है,
विद्युत होता है, गैस होता है, जलापूर्ति होता है इत्यादि। और तृतीय क्षेत्र में हमने आपको बताया कि इसमें परिवहन आते हैं, संचार आते हैं, भंडारण आता है, बैंकिंग सेक्टर आता है आदि। सभी क्षेत्रों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सम्मिलित रहता है। इस संकलन राज्य घरेलू उत्पाद को प्राप्त करने के लिए कुछ व्यय करना पड़ता है। जैसा कि हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, किसी उर्वरक या ऐसा कि किसी एक वर्ष में जिस अनाज का उत्पादन होता है उसके लिए बीज, उर्वरक, सिंचाई आदि कुछ जो धन खर्च करना पड़ता है, यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद होता है। और इस उत्पाद में से व्यय के इन मतों को घटाने के बाद जो शेष बचता है वह शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कहते हैं। राज्य के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय और उनका जीवन स्तर मुख्यतया इसी बात पर निर्भर करता है। हमने आपको आज इस पाठ्य पुस्तक का दूसरा चैप्टर राज्य और राष्ट्र की मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया हूँ। आशा करते हैं कि आप लोग इस पाठ के माध्यम से हमने जो पढ़ाया है इसको आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। और मेरा फिर से निवेदन है कि आप लोग घर पर भी अपने पाठ्य पुस्तक का स्वाध्याय करें। अगर किसी प्रकार की समस्या आपको पठन पाठन से है, आपको कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, तो मेरा नंबर 99 34 418 752 पर आप कभी भी फ़ोन कर आप हमसे अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। मैं आज का क्लास इसी समय समाप्त करता हूं और पुनः फिर मैं कल आपको इसी चैप्टर के जो आपका जो बिहार की जो आय का स्रोत है, इसमें से हम लोगों की राष्ट्रीय आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, यह हम लोग इस पर चर्चा कल करेंगे। इस चैप्टर का जो अगला जो बिंदु होगा इसी राष्ट्रीय आय पर चर्चा होगा, नेशनल इनकम पर। धन्यवाद। तब तक आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें और कोविड-19 के इस वैश्विक महामारी में आप अपने घर पर ही रह करके स्वाध्याय करें। धन्यवाद।